वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीन चीज़ों को पैरेलली लेके चल रहे हैं। पर्पस है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का पेपर, उसमें आप 100% सफल हों। उसके लिए आवश्यक ये है कि आपने जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको थॉरोली पढ़ा हुआ हो, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता हो। आप देखिएगा अगर तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 70% के आसपास रिपीट होता है क्वेश्चन। डिट्टो तो वैसा रिपीट नहीं होता, बट वो कंसेप्ट है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आगे आपसे पूछे जाते हैं। सो हमारा पर्पस यहाँ पर यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप किया जाए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम साथ में कवर अप करते हुए चलें। इस इनिशिएटिव में आप लोग तुरंत जुड़िए। लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबके सेपरेटली कवर अप करेंगे। लगभग समझ लीजिए इन टोटल अगर हम बात करें 9000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें आपको, और डेली बेसिस पे आप उनको समझ भी पाएँ, याद भी रख पाएँ। चलिए अब इसी क्रम में आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो इकोनॉमिक्स का वीडियो है, इसमें अभी तक हम लोग 330 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। बहरहाल आज जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे इनको पहले खुद से कोशिश करिए कि आपको पता है कि नहीं पता है, उनके बारे में हल करने की, सॉल्व करने की ट्राई करिए। नहीं पता है तो बाकी मैं आपको बताऊँगा ही यहाँ पर। ठीक है, चलो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्यमों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। अब ये किसके द्वारा? यूपी लघु उद्योग निगम के द्वारा, यूपी औद्योगिक विकास निगम के द्वारा, यूपी वित्त निगम के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। सो अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। बट ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपी लघु उद्योग निगम, इसके बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी स्पेसिफिक है ये, और उसमें पूछा गया है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो याद रखिएगा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका जून 1958 में। ठीक है, और ये पूरी तरीके से शासकीय स्वामित्वाधीन कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है टोटली। इसका काम क्या है कि जो लघु औद्योगिक इकाई हैं इनको ये कच्चा माल वो भी प्रोवाइड करे। इसके अलावा जब फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो तो उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है उसमें भी ये हेल्प करता है। यूपी लघु उद्योग निगम, इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको 100% याद रखना चाहिए, 1958। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी? यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की। इसमें भी सबसे पहली चीज़ ये कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, यानी कि जो लघु उद्योग निगम है उसके तकरीबन 11 साल के बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इसकी स्थापना की गई। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कानपुर में। ये चीज़ याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट हैं बेसिकली जो आपको याद रखने। और अगर हम बात करें कि इसका काम क्या है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर यूपी वित्त निगम, यानी कि उत्तर प्रदेश फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा गया था, 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब कौन से एक्ट के थ्रू इसको, कौन से अधिनियम के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया ये भी याद रखिएगा। तो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951। ठीक है, ये ईयर याद रखना है उस एक्ट का। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी 1954 में, और इसका जो गठन है वो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि ये तीनों ही जो है वो सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसे फाइनेंस नहीं करता है। पहला है यहाँ पर स्थायी संपत्ति का अधिग्रहण, तो इसके लिए ये फाइनेंसिंग करता है।
दूसरा है पर्यटन से संबंधित उद्योग। हमारा आंसर यही होगा क्योंकि पर्यटन को ये सपोर्ट नहीं करता है। जो अभी हमने यूपीएफसी की बात करी थी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसका काम यह है कि औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करना। ठीक है, दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ये फाइनेंस करता है और हथकरघा उद्योग के लिए भी ये। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फाइनेंस करता है पूंजी निवेश, ब्याज सब्सिडी योजना, गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरण प्रोवाइड करना, मतलब उपकरण प्रोवाइड करना नहीं, उपकरण के लिए कम ब्याज पर या फिर सब्सिडाइज्ड ब्याज पर, इंटरेस्ट पर जो है पैसा प्रोवाइड करना, फाइनेंस करना, उस सब में ये हेल्प करता है ताकि इंडस्ट्रीज जो है उनकी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो पाए। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उद्योग बंधु है श्रम आपूर्ति एजेंसी, ऋण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, समयबद्ध स्थापना और निवेश संबंधी समस्याओं को हल करने में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने वाला संगठन, या फिर औद्योगिक विकास के वित्त पोषण के लिए एजेंसी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि उद्योग बंधु है ये इस चीज़ में हेल्प करता है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री की यूनिट लगनी है तो वो टाइमली लग पाए, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको यहाँ पर ये सॉल्व करने में हेल्प कर पाए। इसके लिए उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित हुआ है। अब ये पश्चिमी है, पूर्वी है, बुंदेलखंड है या फिर केंद्रीय। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि वेस्टर्न यूपी जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डेवलप है, सबसे ज़्यादा डेवलप है, मतलब थोड़ा सा क्या। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है BIFR ये किससे रिलेटेड है? ऋण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्त पोषण से, स्टॉक एक्सचेंज संचालन के नियंत्रण से, उपभोक्ता संरक्षण से, या फिर बैंकिंग कार्यों के विनियमन से, यानी कि रेगुलेशन से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि ऋण जो इकाइयां हैं, ठीक है, उनके पुनर्निर्माण और वित्त पोषण से ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें BIFR यानी कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की, तो ये किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये, ठीक है। और इसका जो मेन काम था, या फिर इसको सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये थी आपकी राजीव गांधी सरकार, ठीक है, और 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद मोदी जी जैसे कि सारी पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ करते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इसको 2016 में, दिसंबर 2016 में इसको खारिज कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। और इन्होंने जो जितना काम ये था, ठीक है, जिस पर्पज़ से इसको स्टार्ट किया गया था कि जो भी कंपनियां ऐसी हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो वीक हैं, ठीक है, तो उनको पहले तो उनका निर्धारण करना ही कौन सी कंपनियां वीक हैं, फिर उसको अगर फाइनेंस करना है, उसको पुनर्जीवित करना है, तो उसमें हेल्प करना, ये सारे इसके काम थे। और जिसमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये फिजिबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इफ़ इन केस इसको सपोर्ट भी किया जाता है, तो ऐसी इंडस्ट्री की यूनिट को बंद कर देना, ये बेसिक पर्पस था BIFR का। सो मोदी जी ने भाई फाइनली 2016 में इसको ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करके इन्होंने ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी? आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT, और जो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल है यानी कि NCLAT, ठीक है,
इसको जो है ये सारी जिम्मेदारी दे दी। तो बहरहाल आपको जो बेसिकली याद रखना है वो 1987 का ईयर याद रखना है। राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था BIFR को। 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है मेगा फूड पार्क योजना भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से शुरू की गई थी। मतलब आपको इसका पर्पस बताना है, क्या पर्पस था मेगा फूड पार्क योजना का। सो अगर हम बात करते हैं इसकी मेगा फूड पार्क योजना की, तो इसको 2008-2009 में स्टार्ट किया गया था। पर्पस क्या था कि जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो ख़राब हो सकते हैं जल्दी, पेरिशेबल आइटम्स हैं, सो उनकी जो आपूर्ति श्रृंखला है, ठीक है, उस आपूर्ति श्रृंखला में थोड़ा तेज़ी लाई जाए और उन चीज़ों को ख़राब होने से बचाया जाए, और जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें जो है मतलब बढ़ावा किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए फूड प्रोसेसिंग में। इसके लिए इसको 2008-9 में स्टार्ट किया गया था। अब ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है ये पूरी देखरेख करता है मेगा फूड पार्क योजना की। कौन करता है ये ज़रूर याद रखिएगा, जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, ये इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है। ये मेन बातें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यही चीज़ ऑप्शन में दी हुई है आपकी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना इसका पर्पस है, या फिर खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, या फिर खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसमें सुधार करें, ताकि जो फूड ख़राब हो रहा है, जल्दी जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, उनको बचाया जा सके। इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका मेगा फूड पार्क की अवधारणा से ही रिलेटेड है, इसी स्कीम से। इसमें पूछा गया भारत सरकार किस उद्देश्य से मेगा फूड पार्क की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है। पहला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा है खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाना और बर्बादी को कम करना। तीसरा यहाँ पर है उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रदान करना। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई है। यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बेसिक जो उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए। जो ख़राब होने वाली वस्तु हैं उनकी प्रोसेसिंग को बढ़ाई जाए और उसकी बर्बादी को कम किया जाए। तो ये दोनों हमारे यहाँ पर सही स्टेटमेंट है इसके बारे में। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 और 2, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। अब ये यहाँ पर पूछा गया व्यवसाय, यानी कि जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं उसका बेसिक मतलब अगर हम सामाजिक पहलू की बात करें, सोसाइटी के लिए क्या उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या उद्देश्य है, तो क्या हो सकता है भाई? नवाचार करना हो सकता है, रोजगार सृजन हो सकता है, व्यापार समन्वय, या फिर जोखिम प्रबंधन। तो सही आंसर क्या आएगा भाई? आपका जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये एक बेसिक पर्पस है बिजनेसेस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि कंपनियाँ तकनीकी की मदद से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्यों करती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये टर्म कहती क्या है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब पूरे प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करना, एक नई तरीके से एक सोच उसके अंदर डेवलप करना। इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है? तो मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो भी एंटरप्राइज है, जो उसमें पैसा लग रहा है, जो भी उसमें उसकी प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, उस चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जाए और ईजीनेस बढ़ाई जाए। कम पैसे के साथ में अच्छी तरीके से एक एंटरप्राइज को चलाया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अगर हम पूरे इसकी बात करें तो इसमें चाहे आप बात करो क्वालिटी की, कि जो प्रोडक्ट फाइनलाइज निकल के आ रहा है इंडस्ट्री से वो उसकी बात कर लें, या फिर आप उत्पादन की बात करें, लागत की बात करें, सर्विसेज की बात करें, या फिर मतलब ऐसे ही जितने पहलू हैं जो उससे किसी प्रोडक्ट के पूरी तरीके से उसको बनाने, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक लेके आने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तेज करना, कम लागत में प्रोडक्ट तैयार हो, अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो। तो यही है आपका क्या? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो
क्या है आपका, ग्राहकों की मांग और अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। अब बढ़ रही है दैट मीन्स कि ग्राहक चाहता है और कम पैसे में हमें और अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, प्रोडक्ट और अच्छा मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बिजनेस मॉडल है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए और कम लागत में प्रोडक्ट को तैयार किया जाए विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी। दूसरा है कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं के प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़त प्रदान करने के लिए आईटी का लाभ उठाया जा रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्रोडक्ट हैं और जो सर्विसेज हैं उनमें जो कंपटीशन है उसको यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। इसके बाद दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के साथ परिवर्तन की गति तेज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है ये क्यों करती है, ठीक है, कंपनियां क्यों करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ग्राहकों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, साथ में जो और कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, तो आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो रही है। अगर हम बात करें दुनिया भर की इकोनॉमीज़ की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हो रहा है, यानी कि हर कोई देश जो है वो अपनी इकोनॉमी को खोला हुआ कि आओ हमारे यहाँ सेटअप करो, हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बनाओ। तो जब प्रोडक्ट बाहर की कंपनियाँ लेके आएंगी और किसी इंडिजिनस मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की किसी कंपनी से कम्पीट करना है, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम रख के और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा। तो वहाँ पर अब ज़रूरत क्या है कि भैया आपको भी जो वहाँ की पर्टिकुलर कंपनी है उसको भी री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं, एक में संगठन का प्रकार दिया हुआ है और एक में महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएँ दे रखी हैं, आपको इसको मैच कराना है, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एकमात्र व्यापारी, ठीक है, एकमात्र व्यापारी, साझेदारी, सहकारिता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इधर साइड में क्या दिया है विशेषताएं, बड़ी संख्या में जोखिम उठाने वाली, और दूसरा है आपका कि कमज़ोर वर्गों की बेहतरी। इसके बाद संविदात्मक संबंध और असीमित दायित्व। तो अगर हम बात करें कि इसकी एकमात्र व्यापारी, अब समझो कि कोई एकमात्र व्यापारी ही है तो उसके पास लायबिलिटी असीमित हो जाएंगी, सारी जिम्मेदारी उसकी अपनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, A4 से रिलेट होगा। इसके बाद साझेदारी की बात करें तो साझेदारी में क्या होगा, संविदात्मक संबंध होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यहाँ पर डेवलप होगा, किसमें, पार्टनरशिप में। कोऑपरेटिव की बात करें, सहकारिता की, तो सहकारिता में क्या होगा आपका, सहकारिता में कमज़ोर वर्गों की बेहतरी, मतलब कई सारे लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो यहाँ पर क्या होगा कि कमज़ोर वर्गों की बेहतरी, ये इसकी एक विशेषता है। इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो बड़ी संख्या में जोखिम उठाने वाला, ये जो है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा। तो इस तरीके से हमारा B3 होगा, C2 होगा और D हमारा 1 होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 3 2 1। दैट मीन्स ऑप्शन क्या होगा हमारा B, ठीक है। सो ये हमारा पूरा आज का वीडियो था जिसमें आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं। देखिए क्वेश्चन हम 10 ही लेके चलेंगे हर एक वीडियो में। इसका रीज़न ये है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर अप कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए वो आप अपने नोट डाउन करते रहिए। एक कॉपी इसके लिए बनाइए माइक्रो नोट्स की फॉर्म में, उसको आप क्रिएट करते रहिए। बेहतरीन तरीके से आपके सारे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे और एग्जामिनेशन से पहले वो ना सिर्फ आपके पास लिखे हुए होंगे बल्कि आपको याद भी होंगे। तो ये काम आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।